और सुनो जी, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज में। सियासी इस्तेकाम, अब मिलिट्री लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, पाकिस्तान के अंदर एक पूरी कोशिश की जा रही है कि मैशियत बेहतर हो। एक हम वॉर में, वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर स्टिल, हम हालत जंग में हैं अभी तक। यानी कि सिर्फ जस्ट इट्स अ सीज फायर, ये पॉज है, अब जंग खत्म नहीं हुई। मोदी के स्टेटमेंट है वो आपके सामने है। पाकिस्तान ने जिस तरह दुनिया के अंदर अपने आप को साबित किया, एक जिम्मेदार मुल्क, अमन पसंद मुल्क, और जिसने पूरी दुनिया में इंडिया को यह भी एक्सपोज किया कि उसने किस तरह एग्रेशन दी थी, उसका एक भरपूर जवाब दिया। वी आर सेलिब्रेटिंग विक्ट्री एंड पीस। हम अमन भी मना रहे हैं और विक्ट्री भी मना रहे हैं। उसी के साथ सियासी इस्तेकाम इंतहाई जरूरी है। बलूचिस्तान के अंदर वाकयात, केपीके के अंदर वाकयात बड़ी प्रायोरिटी है, चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और हमारी मिलिट्री लीडरशिप के लिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, और जिस तरह आर्मी चीफ को एक सेरेमोनियली सही एक बड़ा ओहदा है तारीख की 66 ईयर्स के अंदर, जनरल अयूब के बाद आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है। और ये एक उनको इसी वजह से कि उनकी हिकमत अमली, उनका जवाब बड़ा भरपूर जवाब था। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा नून लीग के कानूनदान हैं, बैरिस्टर हैं, मोहतरम जनाब राजा अंसारी साहब मेरे साथ हैं। राजा साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। राजा साहब, एक बड़ी अच्छी जबरदस्त एक इक्वेशन भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, मिलिट्री लीडरशिप हो, क्या कहेंगे इसके हवाले से? जी मीर साहब, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान यके बाद दीगरे हर महाज पे कामयाबी हासिल करता जा रहा है। और अभी मोहतरम वजीर आजम अपने बिरादर जो ममालिक हैं उनके दौरे पे जा रहे हैं। अभी वो तुर्किया जाएंगे, फिर उनका अजरबैजान का दौरा भी है, फिर चाइना भी उनको जाना है। और इस तरह वो पूरी दुनिया में इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो सफारती महाज पर बड़ी फतेह हुई है। और पाकिस्तान ये बात बावर कराने में कामयाब हुआ है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार रियासत है। और भारत हमेशा से एक जंगी जारियत का मुर्तकब रहा है। और इस दफा भी भारत ने पाकिस्तान के मजहबी जगहों पर और पाकिस्तान के सिविलियन जो जगहें थी उस पर हमले किए हैं, जिसको पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि सारे जो दोस्त ममालिक हैं या दीगर ममालिक हैं वो समझते हैं कि ये भारत ने एक बुरी, बहुत ही बेहुदा किस्म की हरकत की और भारत को इस तरह नहीं करना चाहिए था। भारत ने पाकिस्तान के सिविलियन मकामात को टारगेट करके एक भोंडी हरकत की है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान ने रिएक्ट किया और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जब ये कहा कि हम भारत के अंदर जो मंदिर हैं या मजहबी इबादतगाहें हैं उनको टारगेट नहीं करेंगे, हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने तरीके से इसको जवाब देंगे और हम उनकी फौजी तनसीबात पे हमले करेंगे। इस बात को पूरी दुनिया में बड़ा जबरदस्त सराहा जा रहा है। पूरी दुनिया इस बात की मैं समझता हूँ कि वो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे हैं और उन्होंने ये समझा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। सही। और जो इंडिया इतने दिनों से, इतने सालों से वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि पाकिस्तान कोई दहशतगर्द मुल्क है या पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी होती है या इंडिया के अंदर जो वाकयात होते हैं उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, वो अपने उस इतने बड़े जो इतने साल से जो वो एक प्रोपेगेंडा करता आ रहा था उसकी भी कली खुल गई है। वो भी एक्सपोज हो गया है दुनिया के सामने और दुनिया ने देखा कि भारत इतने अरसे तक ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा था। पाकिस्तान किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व नहीं रहा और ना ही उसके पास कुछ सबूत थे। मैं समझता हूं कि ये इस वक्त पूरे मुल्क के लिए ये एक फख्र की बात है, पूरे मुल्क के लिए ये एक खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने एक ही वार के अंदर इंडिया को एक्सपोज भी किया, सही, उनको जोरदार किस्म का जवाब भी दिया और फिर पूरी दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान ने अपनी इज्जत, अपने एहतराम, अपनी डिग्निटी और अपनी खुद मुख्तारी का लोहा मनवाया है।
बैरिस्टर साहब, उसी के साथ आपको पता है कि सिंध के अंदर हो, केपीके के अंदर हो, बलूचिस्तान के अंदर हो, केपीके बलूचिस्तान में ज्यादा ये वाकयात हुए हैं। एक प्रॉक्सीज जिस तरह लॉन्च की गई हैं, चाहे बीएलए हो, टीटीपी हो, कुछ शख्सियात, कुछ धड़े, कुछ सियासी जमातों के रहनुमा बाहर होकर डिस्टेबलाइज करते हैं, जिस तरह डीजीआईएसपीआर ने भी कहा है और जिस तरह डिफेंस मिनिस्टर ने भी किया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी मीर साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जैसे ही उन्हें इस जंग में शिकस्त हुई है, क्योंकि सियासी तौर पर मोदी सरकार को अब बहुत बड़ी तनकीद का सामना है, वहां की जो इनकी अपनी पार्लियामेंट है उसके अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी बहुत ज्यादा उनको इस वक्त शिकस्त का सामना करना पड़ा है और वो सियासी तौर पर बहुत ही कमजोर विकेट पे चले गए हैं। अब क्योंकि वो उन्होंने पाकिस्तान को डायरेक्टली अटैक करके कोई बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम ना दे सके और उल्टा उनके जो जहाज हैं वो भी गिर गए और फिर आपने देखा कि जो उनकी फौजी तनसीबात हैं उस पर बहुत सारे हमले हुए, तो अब उन्होंने एक नया दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान के अंदर डेवलप करने की कोशिश की और अपने प्रॉक्सीज से यहाँ पे कार्रवाइयां कराने की कोशिश की, जिसमें आपने देखा कि बलूचिस्तान तो सर फहरिस्त है, केपीके भी है, फिर अभी सिंध में भी उस लहर को हमने देखा कुछ अर्सा पहले कि यहाँ पर भी उन्होंने अपने प्रॉक्सीज के जरिए एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इस सारे मामले को देख भी रहे हैं और उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं। लिहाजा वो मैं समझता हूँ कि वो इतनी बड़ी कोई कार्रवाई या इतना बड़ा पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, लेकिन हमेशा से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां करने की कोशिश की है। दहशतगर्दी के बहुत बड़े वाकयात में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रॉ मुलविस रही है। तो मैं समझता हूं कि अभी उन्होंने ये जो नया फिर दोबारा से शुरू किया है कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आ रही है, इसको पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे, खासतौर पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज देख रही हैं और इंशाल्लाह इस पर भी काबू पा लिया जाएगा। बैरिस्टर साहब, उसी के साथ बजट आ रहा है, आपको पता है मैशियत बड़ी अहम है, बेरोजगारी, महंगाई, आपको पता है बिजली के बिल हों, गैस हो, आपको पता है, ये काफ़ी ऐसी चीज़ें आम बंदा जब भी बजट के बारे में सुनता है तो वो उस तरफ देखते हैं, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, नून लीग की वफाकी गवर्नमेंट है, पंजाब में नून लीग है, वजीर आजम आपका है, डिसीशंस आपके हाथ में, क्या कहेंगे? बिल्कुल मीर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान पहले ही मुआशी तौर पर जो है वो बहुत बड़ी चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना था और पाकिस्तान इतने बड़े मुआशी चैलेंजेस के साथ लड़ रहा था और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब और उनकी पूरी टीम दिन रात इस कोशिश में थी कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और उसमें अच्छी खासी जो है वो कामयाबी पाकिस्तान की हुकूमत को मिल रही थी। पाकिस्तान, आपने देखा कि कुछ लोगों तो ये तक कह रहे थे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ना ब्लैक लिस्ट हुआ, ना पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ, बल्कि पाकिस्तान ने अपनी जो अहदाफ थे मईशत के वो बेहतर अंदाज में पूरे किए, उनकी मईशत की जो फिगर्स थी वो बेहतर अंदाज में आगे की तरफ बढ़ी। इतने ही अरसे में आपने देखा कि एक जंग हम पे मुसलत कर दी गई, रात के अंधेरे में एक बुज़दिल दुश्मन ने वह हम पे हमला कर दिया और वो 4 दिन तक मुसलसल वो हम पे हमले करते रहे और फिर हमने जवाब दिया। तो लाजिम बात है, जब आप जंग की सूरत हाल में होते हैं या इस तरह की सूरत हाल होती है तो आपकी मईशत पे बड़ा गहरा असर पड़ता है। लेकिन आपने देखा कि वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब की दिन रात की मेहनतें, उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो हुकूमती कारकर्दगी है, उस पर आपने देखा कि इतना बड़ा कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ना ही इन 4 दिनों की वजह से कोई महंगाई का तूफान बर्पा हो गया, बल्कि मैं समझता हूँ कि कीमतें भी बरकरार रहीं और बाकी सारी चीजें भी उसी तरह रहीं। लेकिन हम अभी भी समझते हैं कि गैस हो गई, बिजली हो गई या हमारी जो दीगर अशियाए खुदनोश है उसकी कीमतें अभी भी आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। ये वजीर आजम साहब को इस बात का अदराक है और हम समझते हैं। देखें, यही वजह थी कि वजीर आजम ने इन कड़े हालात में भी उन्होंने बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी का ऐलान किया, जिसके जो भी डायरेक्टली गरीब आदमी को जिसका समर मिल रहा है। हम और भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम बतदरीज जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं, वो यूटिलिटीज हों या वो फिर खुदनोश की चीजें हों, हम उसमें हम कोशिश करेंगे कि बतदरीज, ये वजीर आजम साहब का मिशन है
कि हम बतदरीज उसमें कमी लेके आए और गरीब आदमी की जो पहुंच है वो रोजमर्रा के खुर्दनोश की जो अशिया है उस तक उसकी पहुंच में आए, वो उसकी जो कुव्वत खरीद है उसमें इजाफा हो, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो और महंगाई में खातिर खा कमी आ सके। तो इसको इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा मेहनत की जा रही है आने वाले बजट पे। और 2 जून से बजट इजलास शुरू होगा। आप देखेंगे कि उसमें हम आम आदमी को ज्यादा हमने टारगेट किया है कि आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले और जो कारोबारी तबका है उनको भी हम इस तरह के इंटेंसिव देना चाहते हैं जिससे वो कारोबार के अंदर और तरक्की करें और पाकिस्तान में कारोबार के मौके और ज्यादा बढ़े और पाकिस्तान की मईशत आगे की तरफ जा सके। बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह जबरदस्त बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नजरी ब्रेक का टाइम हो गया, अब ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान है, बड़ी कारोबारी शख्सियत है, बड़ी माकूल और हमेशा बेहतर बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, एमपी हैं सिंध असेंबली में। मोहतरम जनाब डॉक्टर श्याम सुंदर के एडवानी साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू मीर साहब, आपको इनवाइट किया, मुझे बहुत खुशी हुई है। तो आपके प्रोग्राम आने की काफ़ी अरसे से एक इंतज़ार था, तो आपके शो में आए और बातचीत की जाए। बड़ी मेहरबानी। सर, मुल्क के अंदर एक मैशियत, एक तो जंग का माहौल था, पाकिस्तानी की एक बड़ी कामयाबी है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले अभी रिसेंटली जो हमारे बुज़दिल दुश्मन भारत ने जो रात के अंधेरे में हमारे मुल्क वतन पे जो हमला किया, उस हमले में हमारे मासूम बच्चों, माओं, बहनों, बुजुर्गों का उनकी जानें गई, वो शहीद हुए। हमारे मसाजिद पे हमला किया, फिर हमारी पाक आर्मी ने बड़ी एक और हमारी सियासी क़यादत ने एक बड़ी जुर्रतमंदी से, बहादुरी के साथ, एक बेहतर प्लानिंग के साथ जो हमने भारत को जवाब दिया, हमने अपने डिफेंस में दिया, सब्र किया। हमने अपनी पेशरफ्त ये की तो हम इंसानी जानों का नुकसान नहीं करें। टारगेट ये था हमारी आला अक्सरी क़यादत और आला सियासी क़यादत। तो उस समय रब पाक ने हमें एक तारीख़ी कामयाबी नसीब हुई। मैं इस तारीख़ी कामयाबी पे पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक देता हूँ और उसके साथ साथ हमारी सियासी क़यादत है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ, अभी तो उनको एक बहुत बड़ा एजाज़ मिला है फील्ड मार्शल। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, उनकी पूरी टीम को दिल के गहराइयों से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं स्पेशली तौर पे सभी मैंने पूरी पाकिस्तान ने और दुनिया ने अप्रिशिएट किया है तो हमारे एयरफोर्स के जवानों ने जिस बहादुरी और हिम्मत के साथ जदीद दुनिया के जो तैयारे थे उनको गिराया। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एयरफोर्स की तारीख में एक नई तारीख रकम हुई है और पूरी वर्ल्ड में जो भी मिलिट्रीज़ हैं, जो भी जदीद तरीन आज के दौर में जिनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, हथियार भी हैं, सब कुछ हैं, उसने भी हमारे इस अमल को अप्रिशिएट किया है। और मैं समझता हूँ, मैं भी उन जवानों को अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने एक और चीज़ देखी थी इस वार के दौरान, तो हमारी एक बहादुर बेटी ने बलूचिस्तान की थी, लाशारी, नाम पूरा मुझे याद नहीं, तो वो भी एयरफोर्स की पायलट थी। उसने ड्रोन जितने आए थे तो उनको उसने गिराया था। हाँ। तो मैं उस बहादुर बेटी को भी अप्रिशिएट करता हूँ। उसी एयरफोर्स के जो पायलट थे उसमें मसीह बिरादरी का एक नौजवान था, उसने भी एक बड़ी बहादुरी के साथ राफेल तैयार गिराया था। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की एक बड़ी जीत है जिसमें
हमने ये नहीं सोचा ये हिंदू मुसलमान है क्रिश्चियन है, नहीं, सब पाकिस्तानी, सब पाकिस्तानी एक ही था, हम सब एक हैं, सब एक है। डॉक्टर साहब उसी के साथ जिस तरह आपने इशारा भी दिया मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, और दूसरी बात है कि जो पॉलिटिकल सियासी क़यादत है और अस्करी क़यादत है वो भी एक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है। मुल्की इश्यूज़ भी दूसरे भी हों, दहशतगर्दी के वाक़यात बलूचिस्तान KPK के अंदर है, अब पूरी कौम इसके ऊपर भी डॉक्टर साहब एक साथ हैं, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है हमारे मुल्क के खातिर, हमारे फ्यूचर के खातिर, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए। तो अब इस वक्त हमारी अक्सरी क़यादत, हमारी पॉलिटिकल क़यादत, जितने पार्टीज़ हैं वो एक पेज पे हैं। हमारे में मीडिया का भी पूरे फिनोमेना में उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जो भी पिलर्स हैं हमारे स्टेट के, तो उनके अंदर मैं यही समझता हूँ अब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, पूरी कौम एक साथ है। तो मैं समझता हूँ तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मईशत का जो एक्टिविटी है और ज़्यादा एक्टिव रहेगी और पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो अब रब्बा की मेहरबानी से, इनायत से मुझे ब्राइट नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर साहब बजट आ रहा है, लोग आपको पता है कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत हैं, गैस आपको पता है, आम बंदा जो है नौजवान वो जो है ज़्यादा जॉब्स की तलाश में है, क्या कहेंगे इस हवाले से डॉक्टर साहब? मैं ये कहूँगा आइंदे आने वाले बजट फेडरल गवर्नमेंट का हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हो, मैं स्पेशली सूबाई हुकूमत के हवाले से आपसे बातचीत इस बजट करूँगा। तो अभी आने वाले बजट ने हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खास एक फोकस है। तो इस बजट में पूरी सिंध में वाटर सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दिए जाएं और लोगों को पीने की जो पानी है मीठा, जो साफ़ पानी वो मैसर होना चाहिए, और हमारा सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में मैं समझता हूँ तो उससे एक अच्छी उम्मीद है तो आइंदा आने वालों सालों में तो वह यहाँ पे एक बेहतर पानी के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बेहतरी नज़र आ रही है। आपने बेरोज़गारी की बात की, अच्छी बात है, बिल्कुल बेरोज़गारी है। उस सिलसिले में अब हमारी सिंध हुकूमत की तरफ से ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक अनकरीब उस समय में लोगों को वो नौकरियां दी जाएगी। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मरकजी क़यादतें, GDA की सेक्रेटरी जनरल हैं, सेनेटर रह चुके हैं, मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर भाई साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर श्याम सुंदर के एडवाणी साहब भी आपको सलाम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब सियासी इस्तेकाम, मुआशी इस्तेकाम, आपको पता है कि आज भी हम वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर, अभी भी हम हालत जंग में हैं, सीज फायर है, पॉज है, अभी तक जंग खत्म नहीं हुई, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इसके ऊपर? बेटा देखिए इस वक्त जो भी सूरत बनी है और जो भारत का रवैया है उसमें तो कोई शक नहीं कि वहाँ की जितनी क़यादत है वो ये महसूस करती है कि जी जो ये लिमिटेड वॉर हुई उसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत सारे गेम्स किए और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो शायद भारत उस वक्त नहीं कर रहा था। तो मैं समझता हूँ कि सारे अमल के अंदर यकीनन जो है ना वो एक प्रेशर है, वहाँ पे लोकल पॉलिटिकल प्रेशर भी है मोदी साहब के ऊपर और उनकी फौजी क़यादत। जी डॉक्टर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब आपकी बात आ रही है, आप बात कंटिन्यू रखें। जी जी। तो जो पानी के हवाले से मामला आ रहे हैं या जो बाकी मामला आ रहे हैं उसके अंदर यकीनन अभी तक हम ये नहीं समझते कि सिंस कुछ चीजें कोई नॉर्मलाइज हो गई हैं, चीजों में अभी भी जो है ना एक काफी तशवीशनाक हद तक जो है ना एक इंस्टेबिलिटी की फिजा नजर आ रही है और वही जो है ना इस वक्त
हकीकत है, और उसके अंदर ही जो है ना पाकिस्तान को भी अपना मुस्तकबिल का जो है ना तयन करना है कि किस हवाले से चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। तो मैं समझता हूँ कि सारे अमल के अंदर कोई शक नहीं कि अभी तक मामला कोई नॉर्मल नहीं हुआ, कोई ठंडा नहीं हुआ, और अभी भी एक ये तशवीश पाई जाती है हमारी दोनों साइड के ऊपर के आने वाले दिन शायद कोई और झड़प इस किस्म की ना हो जाए जो कि और मजीद चीजों को खराब करे। और डॉक्टर साहब, उसी के साथ आपको पता है कि हुकूमत एक कोशिश कर रही है मुल्क के अंदर इंटरनली भी, बलूचिस्तान केपी के आपके सामने है, जिस तरह DGISPR ने, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये इंडियन प्रॉक्सीज हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर देखें, बात यह है कि पाकिस्तान की जो इंटरनल फिजा है वो तो किसी भी सूरत में जो है ना मेरी नजर में कोई बहुत जो है ना, अगर आप देख रहे हैं खासतौर पे इससे पहले बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हमें बलूचिस्तान और केपी के अंदर नजर आ रही थी। ये कैनाल्स का मामला हुआ है, और जब से ये कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से निकली है, सिंध के अंदर भी जो है बहुत तशवीशनाक तक जो है ना मामला बिगड़ रहे हैं। खासतौर पर एक मोरों का वाक्य हुआ, उसमें बहुत ज्यादा जो है एक दौड़ाई है। और ये चीजें अगर इसको हम कंटिन्यू करते हैं और इनको संभालने की कोशिश नहीं की जाती है इंटरनल सूरत के अंदर, तो मैं समझता हूँ शायद आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए काफी मजीद जो है मसाइल पैदा होते हैं। अब सब कोई शक नहीं है कि 2026 की जो इलेक्शन के हवाले से जो रिजर्वेशन है उसमें सियासी जमातों को जगह है, वो सियासी जमातें हुकूमत में बैठी हैं। ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब, एक तारीख है जब भी नून लीग, PTI या उससे पहले नून लीग, सिंध हमेशा नजरअंदाज हुआ है, ये तो हकीकत है। नहीं, ये बिल्कुल इसमें सही बात आपकी। जो भी वफाकी फेडरल हुकूमत आती है, जो सिंध का अपना शेयर है जो उनको मिलना चाहिए प्रॉपर वे में, वो नहीं मिलता है। वो शेयर पूरा नहीं मिलने की वजह से जो यहाँ की जो प्लानिंग होती है, जो डेवलपमेंट होती है, वो मुतासर होती है। तो हमारी अभी भी आपको पता है इस वक्त एक प्रोजेक्ट सक्खर हैदराबाद मोटरवे का, तो सिंध गवर्नमेंट का बार बार ये वफाकी हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को ये याद आनी कराई जाती है। तो जो जब भी जो बजट आएगा उसमें उस मेजर प्रोजेक्ट है, तो ये जो मोटरवे हैदराबाद सक्खरवे का, इसके लिए एक मखसूस रकम रखी जाए, वो काम शुरू हो। दूसरा, वफा की तरफ से आपको याद होगा कराची में आजकल या काफ़ी अरसे से पानी एक संगीन मसला है, तो उनके लिए जो उनकी तरफ से फंड्स मिलने चाहिए वो प्रॉपर वे में अभी तक नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपकी चैनल के थ्रू में वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत की तरफ से, सिंध की आवाम की तरफ से उनसे ये गुजारिश है, खुदारा सिंध का जो अपना शेयर है, ड्यू शेयर हम नहीं कहते हैं तो हमें सब कुछ हमें दे दो, हमें जो ड्यू शेयर है वो हमें दें। हम भी अपनी ज़िंदगी का, अपने सूबे की जो खुशहाली है उसमें हम भी प्लान करें, उन चीज़ों को मैनेज करें। एक हम भी पाकिस्तान की जो, जिसको हम ये कहें, जो डेवलपमेंट के हवाले से जो खुशहाल सूबे हैं, सिंध भी पाकिस्तान का एक खुशहाल और सबसब्ज इलाका है। और डेवलपमेंट के हवाले से हम यही कहते हैं तो सिंध को अपने हिस्से का बराबर शेयर दिया जाए और हम उन स्कीमों को तकमील तक पहुंचाए। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊंगा, लाइन ड्रॉप हुई थी। सिंध को नजरअंदाज किया जाता है वफाकी हुकूमत से, चाहे PTI का दौर हो, चाहे मियां नवाज शरीफ का दौर हो, आज का दौर हो, बजट आ रहा है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब को इसी वजह से डॉक्टर साहब को कोशिश करें, लेकिन कोशिश करेंगे। और ब्रेक का टाइम हो गया,
अब ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रही चुकी हैं, मरकजी क़यादत हैं, वो सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, अभी भी मरकजी क़यादत हैं PTI की, नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया। मेरे साथ बैठे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा MPA हैं डॉक्टर श्याम सुंदर के एडवाणी साहब, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। मैडम, सियासी इस्तेकाम एक बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान को मिली। पाकिस्तान ने जिस तरह शिकस्त दी भारत को, अब मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम बहुत जरूरी है। एक तरफ PTI के लोग और गवर्नमेंट एक मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, क्या कहेंगी इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपना प्रोग्राम में इन्वाइट करने का। देखें, जिस तरह जंग हुई और जिस तरह PTI के तमाम कारकुन जो थे, जो सोशल मीडिया के आप कहें कि वॉरियर हैं, वो सबके सब अपनी फौज के पीछे खड़े थे। और न सिर्फ ये कि फौज के पीछे खड़े थे, बल्कि उनका पूरी की पूरी सपोर्ट उनके साथ थी। और वो कह रहे थे कि हम आप अब आगे बढ़े और हम आपके साथ हैं। उसमें आपने देखा कि किस तरह 3-4 दिन मुसलसल ड्रोन हमले आते रहे और ड्रोन हमले होते रहे। और हम देख रहे हैं, इंतजार करते हैं कि शायद इन सियासी लीडर्स के मुंह से कोई चीज निकले, लेकिन कहीं से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे शहबाज शरीफ, चाहे मरियम, चाहे जरदारी, चाहे बिलावल, सबके सब इसी तरह खामोश बैठे रहे, जैसे किसी और मुल्क में किसी और जगह पे कुछ हो रहा है। क्योंकि वो तो बाद में उनके इंटीरियर मिनिस्टर ने डिस्क्लोज किया कि हमने तो इनको बता दिया था, हमने तो इनको कहा था कि हम आपकी जो दहशतगर्दी के ठिकाने वहां पे हम ड्रोन भेजेंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या इस चीज को एग्री थे कि वो भेजेंगे और ये आराम से बैठे रहेंगे? क्योंकि ड्रोन हमला सिर्फ ये नहीं होता कि वहां पे आगे गिरा है, धमाका हुआ है, कोई उसमें मर गया, ये कुछ जिसके बारे में इतला है कि 4 से ज्यादा लोग मर भी चुके हैं, शहीद जो है। तो लेकिन जो ड्रोन हमले की सबसे बड़ी बेनिफिट होता है उस मुल्क को जो करवा रहा होता है कि वो आपको सारे जमीनी हकायक दे रहा होता है। जमीन के अंदर क्या है वो तक, और जिस जगह पे उससे उड़ के जा रहा है उसके अंदर क्या क्या पूछा है, उस सबकी वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो वो जब 4 दिन तक चलते रहे और हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं जा रहा, ना लफ्जों में ना किसी और के लिए, तो उनकी हिम्मत बढ़ गई। और उन्होंने फिर इस तरह नूर खान एयरपोर्ट पे और बाकी आपको पता है मलिक कैसे यहाँ पे हुआ और कालापुर पे हुआ और इस तरह की जगहों पे होने शुरू हुए। तो उसके बाद से हमारी एयरपोर्ट अलर्ट हुई और उन्होंने जो जवाब दिया था आपको पता ही है कि वो तो मोदी का जैसे जवाब आया कि वो बता रहा था अपनी आवाम को कि उन्होंने तो हमले ही कर दिया। मतलब आप क्या समझ रहे थे कि आप ड्रोन फेंक करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे खामोश बैठ रहेंगे, आपके जहाजों का जवाब नहीं देंगे, आपके ड्रोन का जवाब नहीं देंगे, हमारे पास मिसाइल नहीं है क्या? और हमारी फौज खुदा खासा और एयरफोर्स और नेवी को इनका पूछना जिससे कोई काम ही नहीं हो सकेगा, वो आपको इजाजत देंगे कि जी आप आइए और बैठिए और वो सब कुछ कीजिए यहाँ पे, हम बिल्कुल खामोश कैसे देंगे? तो उसका जवाब जब दिया गया तो जाहिर है कि वो बहुत ही बड़ा उनके लिए सेटबैक था। तो उनके वो जहाज जब उनको मिले थे तो हमारे थे कि अब हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा। पहले हमारे पास ये नहीं था, इसलिए अब हमको इन्होंने मार गिराया हमारे जहाज को, लेकिन अब नहीं हो सकेगा। लेकिन देखा आपने कि हमारी माशाल्लाह एयरफोर्स इतनी अलर्ट है कि उन्होंने किस तरह उनके 4 या 5 जहाज गिराए। तो उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये है कि आप देखिए कि जब हमारे लोग उनका साथ दे रहे थे तो बाकायदगी से DGISPR ने कहा कि आपके जवानों ने हमारा साथ दिया, सोशल मीडिया के जवानों ने हमारा साथ दिया, जिसको उन्होंने अप्रिशिएट किया, बाकायदगी से अप्रिशिएट किया। लेकिन जैसे ही जंग खत्म हुई है वापस वही अखबार हो गए। अब सुना है कि अमेरिका से और डॉक्टर्स आए हुए हैं जिसको कह के बुलाया गया कि हम आपकी खान साहब से मुलाकात करवाएंगे, इमरान खान साहब से, और उसके बाद उनकी रिहाई भी अमल में आ जाएगी। तो अब फिर कुछ और डॉक्टर आए हैं। तो मैं समझती हूँ ये पहले भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था उनको, जो बेचारे आए और आके चले गए यहाँ से। लेकिन खैर बाहर कुछ तो मासूम होते हैं, कुछ जान के आते हैं कि प्रोटोकॉल मिलेगा उन्हें। तो इसी तरह आप देखें यहाँ अब जो डॉक्टर्स आए हैं वो आके क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो मेरा नहीं ख्याल के किसी आगे बढ़ेगी। टेलीफोन लाइन पे रहे डॉक्टर साहब, सियासी इस्तेकाम के लिए कोशिश हो रही है कि PTI के साथ हुकूमत कुछ मुज़ाकरात हो,
जो सियासी टेंशन हो कम हो, मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ जिस तरह से हम वार के दौरान पूरी कौम, हमारी सियासी क़यादत, अक्सरी क़यादत और जितने भी मीडिया के जितने भी सोर्स थे वो एक पेज थे, इसी तरह अगर टोटल सब पाकिस्तान की सियासी पार्टी जो हुकूमत में हैं या जो अपोजिशन में, वो अपने इख्तलाफ भुलाकर हम ये समझें, हम जैसे मुआशी जंग होती है, एक इकानमी जंग आज के दौर में, वो हम जिस फिरासत से घुर रहे हैं उसमें हम एक एडिशन ये भी कह सकते हैं ये हमारी इकानमी वार। तो मुआशी जंग में जो हमें हालात हैं उसमें बेहतरी तो आ रही है, लेकिन अब मज़ीद बेहतरी के लिए जब सब सियासी पार्टियां एक पॉइंट पे, एक एजेंडा पे मुत्तफ़िक होंगे, यकराएँ होगी, तो मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए, कौम के लिए और ज़्यादा मुफीद और फ़ायदा रहेगा। आम जो डॉक्टर साहब डिफरेंसेस हैं उसको एक साथ रखकर सियासत होती है। जब इलेक्शन हो, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना नज़रिया है, सोच है, उसके तहत इलेक्शन लड़ते हैं, क्या कहें? नहीं, बिल्कुल हर पार्टी को ये राइट है, वो अपने जो उनका नज़रिया है मंशूर है, इलेक्शन के टाइम पे कैंपेन में उनको पूरी आज़ादी है, वो अपना मौक़िफ़, अपना विजन, अपना नज़रिया पार्टी के प्रोग्राम में, पब्लिक के प्रोग्राम में, जलसों में आवाम तक अपना पैगाम पहुँचाएँ। फिर आवाम का ही वोट, उनकी ताकत के बदौलत जो भी पार्टी अक्सरियत में आए उनको पार्लियामेंट में भी जमहूरी तौर पे, आइनी तौर पे ये राइट है वो हुकूमत बनाए और अपना एक नया जो 5 साल का हमारे पास सिलसिला होता है टेन्यूर डेमोक्रेसी का पार्लियामेंट में, वो शुरू करें। जमहूरियत की बेहतरी इसमें, खूबसूरती इसमें, हम जो मुखालिफिन हैं उनका भी एहतराम करें, उनका भी नुक्ते नज़र सुनें। जब जो पावर पॉलिटिक्स में हैं, जो हुकूमत में हैं, उनको कभी भी इंतकाम की सोच नहीं रखनी चाहिए। अपोजिशन को भी उनकी अपनी एक बाउंड्री है, असेंबली में आके, पार्लियामेंट में आके जो भी बातचीत है, जो भी इख्तलाफ राय, वहाँ पे आए, अपना नुक्ता नज़र रखें। वो ही सबसे जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर यही है। तो पार्लियामेंट के अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, पेश करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। जब हम मसला आवाम के लिए आते हैं, पानी का मसला है, गैस का मसला है, लाइट नहीं है, वो कैसे हल होंगे? वो इस तरह के हल होंगे जब हम अपनी ख्वाहिशें जो हैं वो कम करके पब्लिक की जो ख्वाहिशात हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाएं। वो ही पाकिस्तान की जीत इसमें है। सब बड़ी मेहरबानी नौसर साहब आपकी, डॉक्टर साहब आपकी। जो हालात हैं, सब पॉलिटिकल पार्टीज को अवामी मुफादात जो होते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट, जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर ये नहीं होता। आज ज़रूरत है यूनिटी की, इत्तेहाद की ज़रूरत है, जो हमें नज़र भी आई। और इसी तरह हमें कौमी इश्यूज़ के ऊपर भी सब लीडरशिप जो है, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।